संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देखने वाले और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं टीना चौहान नमस्कार करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम गरीबों, मजलूमों और महापुरुषों की बात करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। तो आज का हमारा मुद्दा है क्या भारत का संविधान जिंदा है? तो आज जितने भी साथी, जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम संविधान को समझेंगे और संविधान की जीवंतता को समझेंगे। लेकिन आज का हमारा ये पहला एपिसोड है, तो इसमें हम ये समझेंगे सबसे पहले संविधान होता क्या है, संविधान क्यों लेंगे। तो सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करने के लिए आपका धन्यवाद। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो सिद्धार्थ जी, आपके विचार क्या है कि संविधान के बारे में, संविधान होता क्या है, आप बताइए। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिससे शासन, प्रशासन और देश की व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाया जाता है। वो एक किताब, उस किताब का नाम है जिसे सारी समस्याओं का उस किताब के माध्यम से और कानून के माध्यम से विधिवत सुचारू रूप से कार्य करने से, जिससे कि आसानी से देश को अच्छे से चलाया जा सके, समाज को अच्छे से चलाया जा सके, उसको संविधान कहते हैं। उसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं संविधान के अंदर। उस संविधान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और विधि और कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। उसी पुस्तक का नाम संविधान है। संविधान की विशेषताएं क्या होती है? कुछ ऐसे फीचर्स जो संविधान में होते हो जिसको हम कह सके कि ये संविधान है। ऐसे संविधान में देखिए, इंसान की आजादी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, सबको शिक्षा होनी चाहिए, सबके साथ व्यवहार समान होना चाहिए, सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए और सबको जो सुविधाएं केंद्र सरकार, स्टेट सरकार से मिलती, सबको सामान्य रूप से और बराबर मिलनी चाहिए। इसी पर हम अब संविधान के बारे में ही, संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में अगले मेहमान ओम प्रकाश जी के विचार देखते हैं। तो ओम प्रकाश जी, संविधान के बारे में आप दर्शकों को बताइए कि संविधान होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी परिभाषाएं, मतलब संविधान का एक खाका जिसे हम समझ सके कि ये संविधान होता है। इस पर आपके विचार रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम प्रकाश जी बोलो। आवाज नहीं आ रही। आप ये माइक ऑन कर लीजिए। आपका ऑडियो प्लेटफॉर्म ओके। हाँ हाँ ठीक है। अब आइए। यस, हाँ ठीक है। जैसे एक फैमिली को स्मूथली चलाने के लिए घर में नियम कायदे बनाए जाते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं और बिना किसी भेदभाव के सबकी सुविधा को ध्यान रखते हुए नियम कायदे बनाए जाते हैं। इसी तरह पूरे देश को चलाने के लिए सबकी सुविधा, सबके सुख आराम के लिए, सबके कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए एक नियम कानून नियमावली बनाई जाती है, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसको रूल ऑफ बुक भी कह सकते हैं। उससे पूरा देश, इतना बड़ा देश है, एक फैमिली जैसे चलती है, वो फैमिली, पूरा देश भी हमारी फैमिली होती है। तो हमें अपनी फैमिली को सबकी सुविधाओं का, सबके कर्तव्यों का, सबके कष्ट का ध्यान रखते हुए जो हम एक किताब में उसके नियम कानून लिख कर रखते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। और जिससे पूरा देश व्यवस्थित रूप से चलता है, जिसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होती, कोई किसी के साथ भेदभाव पक्षपात कुछ नहीं होता है, उसको हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे अभी हमने देख लिया संविधान क्या होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या असल में हर देश के लिए संविधान जरूरी होता है, कि ऐसा देश भी हो सकता है जिसमें संविधान के बिना भी सब कार्य अच्छे से चले। तो हम संविधान की महत्वता पर विचार करेंगे। संविधान का महत्व क्या है, क्या जरूरी होता है संविधान? आप बताइए। मैं बोलूं मैडम?
हाँ हाँ आप। मैडम, अगर हम 4 आदमी मिलकर भी आपस में कुछ नियम कानून तय करते हैं तो हम भी उनको उनको भूल जाते हैं। ये हमें याद दिलाने पड़ते हैं बार बार। ये तो पूरा जी देश होता, पूरा कंट्री होता है, उसमें जी सबको नियम कानून याद दिलाने के लिए, सबका ध्यान रखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल 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 ऑफ बुक जरूर बनानी पड़ती है। नहीं तो कपूर साहब जो कोई कुछ दबाओ मत उनको। कोई कुछ मानेगा ही नहीं कि भाई हमें कैसे उसे चलना है, अलाउ करो, हमारा उसमें अपना कर्तव्य नाम क्या है, फीड करो। हमारी ड्यूटी क्या है, हमें देश को या अपने परिवार को, हाँ, समाज को व्हाट्सएप तो कैसे मैसेज आगे चला गया, आगे वो इंटरव्यू चल रहा है ऑलरेडी, मेरा मेरा तो हो गया। कैसे सिद्धार्थ हाँ जी आगे करो। बढ़े। आपकी देखो आवाज आ रही है इसमें? ठीक है आप बोलिए जी सर। मैडम, तो अगर हम कोई संविधान या कोई किताब नहीं लिखेंगे, ऐसी बुक नहीं लिखेंगे, तो जी हमारे देश के नागरिकों को ये सबको पता नहीं लगेगा कि हमारे क्या ड्यूटीज हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे राइट्स हैं। तो उसको बताने के लिए हमें कोई ना कोई बुक, रूल ऑफ बुक तो बनानी पड़ेगी। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ नाम है, तो इसका कोई और नाम भी दे सकते थे। लेकिन ऐसी एक बुक आपके पास होगी जरूर। ऐसा कोई देश मेरे ख्याल से संसार में नहीं हो सकता जिसका कोई रूल ऑफ बुक ना हो। और हमारा तो पवित्र संविधान इतने बड़े वैज्ञानिक ने, इतने बड़े विद्वान ने बनाया है कि संसार का हाँ कोई कपूर भी साहब, व्यक्ति इतना विद्वान नहीं हुआ जिन्होंने ये संविधान बनाया। लिंक तो मैंने भेजा और आपको उन्होंने इसलिए पॉइंट फोर वाले नंबर पर। भारत का संविधान जो है तो फिर अगले अगले संडे को विश्व जुड़िए में, फिर। हाँ हाँ जी, भारत का जो संविधान का। संविधान है वो विश्व में, जी हाँ संविधान का महत्व आपने बताया कि लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य जानने के लिए संविधान का होना अनिवार्य है हाँ हाँ, राइटिंग में है एक ना? बुक जरूर होनी चाहिए कि कल को कोई ये ना कहे कि नहीं ये रूल नहीं था, ये रूल था, ये राइट नहीं था, ये राइट था। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, कोई पक्षपात नहीं करे, और किसी को जो प्रताड़ना नहीं हो जाए। सब फले इसी फूले पर हम और इक्वलिटी आए, ह्यूमैनिटी बनी रहे। जी सिद्धार्थ जी से भी हम जी इस पर मैडम। विचार लेना चाहेंगे कि संविधान का महत्व उनकी नजर में क्या है। जैसे आपने बताया कि अधिकार और कर्तव्य पता रहने चाहिए लोगों को, नियम कायदे कानून सारे लिखे होंगे तो वो भूलेंगे नहीं, सब कार्य संचालन अच्छे से जी होगा। मैडम। तो इसका और क्या महत्व है? जी जी सिद्धार्थ जी आप बताइए आपके विचार इसके ऊपर। देखिए, मेरे विचार ये हैं, संविधान को सभी जितने भी नागरिक है देश के, सबको सब तक पहुंच होनी चाहिए, उनको पढ़ा देना चाहिए, सरकार का ड्यूटी होना चाहिए। यदि उसकी जानकारी रहेगी तो मैं जुल्म जास्ती नहीं होगी और अपने अधिकारों का पालन करने के लिए जानकारी उसके पास पहले से ही उपलब्ध रहेगी, अमेरिका से बात जिससे करेंगे। जिससे वो भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा और अपने हकों की प्राप्ति कर सकेगा। यदि संविधान नहीं होगा तो फिर जंगल हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, फिर ये हो जाएगा। इसलिए संविधान की विशेषता ये जरूरी है, यदि संविधान रहेगा तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। हमने अभी संविधान संविधान का महत्व। संविधान लोगों को जिंदा रहने की, सुरक्षा देने की भी गारंटी देता है जी और संविधान तरक्की करने की भी गारंटी देता है। ठीक है अभी हमने इसका महत्व संविधान, देखा। अब जी जी हाँ बोलिए आप क्या पूछना चाहेंगे आप इसका महत्व आपके पूरा कर लीजिए फिर मैं पूछती हूँ। देखिए, महत्व तो अगर हम गिनाना शुरू करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। महत्व तो पूरा कंप्लीट, ये बहुत महत्व है, इसकी कोई कमी नहीं। महत्व जितना बताएंगे उतना कम है। हर तरफ महत्व ही महत्व, बिना संविधान के तो कुछ है ही नहीं। संविधान का तो महत्व पूरा है। अपनी सरकार चुनने में भी ये सहयोग करेगा। यदि अपने मतलब की सरकार नहीं तो दूसरी 5 साल के बाद चेंज कर सकते हैं। इसमें भी संविधान ही काम आएगा। तो आप और क्या सुरक्षा सोचते की हैं? दृष्टि से भी संविधान का महत्व है। जी अपने चरित्र का विकास, अपने मानसिक विकास, अपनी हर सभी चीजों का विकास करने के लिए भी संविधान की जरूरत है। बहुआयामी विकास करने के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ेगी। बिना संविधान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना संविधान के ऐसा इंसान समझो जैसा कि जंगली जानवर, क्योंकि वहां कोई जंगल में संविधान नहीं होता। इसलिए इंसानों में संविधान होने की जरूरत समझी गई, इसलिए सारी दुनिया में संविधान है। जी तो आगे। संविधान का महत्व हमने देख लिया, लेकिन जी अब अगली बात आती है कि
संविधान क्या होता है हमने देखा, संविधान का महत्व देखा, लेकिन संविधान जी। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करें कि संविधान में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि वो संविधान एक सफल संविधान रहे, या वो देश में जो संचालन उसका कार्य होता है जो संविधान का, आपने जैसा कि पहले बताया, तो वो कार्य को सुचारू रूप से कर पाए। क्योंकि हम बहुत सारे देशों में देखते हैं कि संविधान बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, सरकार बदलती है, संविधान बदलते हैं, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो जब से बना है तब से उसमें संशोधन हो रहे हैं, लेकिन संविधान वही है। तो हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि संविधान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो संविधान बना रहे, एक सुदृढ़ संविधान मतलब स्थापित रहे, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? पूरे देश के बुद्धिजीवियों की एक बहुचर्चा होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों की, और एक फाइनल अंतिम डिसीजन होना चाहिए लास्ट। अब वो पूरे देश की सहमति से होना चाहिए और वो सब पर लागू होना चाहिए, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, और न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो संविधान कभी टूटेगा नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर्वसम्मति होनी चाहिए और सभी का न्याय स्थापित होना चाहिए। ये दो बस बातें न्याय आपके स्थापित। जी। इसी पर हम ओम प्रकाश जी आपके भी विचार लेने चाहेंगे कि संविधान की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जो कि संविधान को बनाए रखती है और उसको सुचारू रूप से चालू रखती है। तो संविधान की विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए? जैसे कि हमने अभी देखा कि सर्वसम्मति से अगर किसी संविधान का निर्माण होगा तो वो संविधान चलता रहेगा। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? मैडम जी, संविधान जी। जो मैंने अभी बताया रूल ऑफ बुक है, जी। इससे रूल ऑफ बुक से रूल किया जाता है कि घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर या देश के ऊपर या प्रदेश के ऊपर रूल से रूल किया जाता है। उसके लिए लिखित राइटिंग में कुछ रूल बनाए जाते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कोई हाँ। छोटी सी संस्था हम बनाते हैं उसका भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है कि हम कैसे चलेंगे, हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। और रजिस्ट्रार जब उसको रजिस्टर करता है तो वो देखता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये वाकई उसी समाज के लिए ठीक है या नहीं है। और अगर वो ठीक नहीं होती तो हमें अमेंडमेंट कराने की बोलता है, और नहीं होती तो फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रूल, कोई भी रूल ऑफ बुक, उसमें सभी जो देश के सभी कानून को मानने वाले सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सभी लोगों को सुरक्षा की गारंटी हो, सभी लोगों को रोजगार व्यापार की गारंटी हो, सभी लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी हो, तो सब लोग उसको मानेंगे और कोई लोग उसके विरोध में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो कानून के अनुसार चलेगा, कानून से मांग भी वही सकता है जो कानून को मानता है। जो कानून को नहीं मानता, कानून से वो कोई डिमांड भी नहीं कर सकता। जो जिसके हैंड्स क्लीन होते हैं तो वो कानून के पास जाता है, और नहीं तो कानून उसके ऊपर पनिशमेंट करता है। कानून जो कानून मानने वाले की रक्षा करता है कानून। जी अभी हमने जी सर। संविधान की ऐसी विशेषताएं जानी जो कि एक संविधान को जिंदा रखती है, जिसमें हमने जाना जी कि सर्वसम्मति से किसी संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान से सभी के लिए न्याय की स्थापना होनी चाहिए, संविधान लिखित होना चाहिए और सभी को रोजगार के साधन, और जो भी पॉइंट्स इन्होंने बताए वो चीजें अगर किसी संविधान में रहेगी तो जो संविधान रहेगा वो देश में चलता रहेगा और वो एक सुदृढ़ संविधान रहेगा या जिंदा रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि क्या संविधान, भारत का संविधान जिंदा है? तो हमने अभी ये जीवंतता की बात करी कि ये सारी चीजें होगी तब जाकर के संविधान जिंदा रहेगा। तो अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत, क्या जो भारत का संविधान है क्या वो जिंदा है? क्या वो अभी तक सुदृढ़ है या अभी तक वो अच्छे से चल रहा है? तो इस पर हम सिद्धार्थ जी पहले आपसे विचार लेना चाहेंगे। जी। सही है सिद्धार्थ जी। जी मैडम। हाँ बोलिए। क्या अगला सवाल। अभी हमने अभी सभी संविधान की विशेषताएं जानी थी जिससे कि एक संविधान जिंदा रहता है, जैसे आपने भी सर्वसम्मति और न्याय का बताया था उसमें। तो अब आप ये बताइए कि क्या भारत का संविधान जिंदा है? भारत का संविधान इस समय जिंदा नहीं है, निर्जीव हो चुका। अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए।
बोलिए। जब से भारत में ईवीएम मशीन आई है, भारत का संविधान उसी दिन मर गया था जिस दिन ईवीएम भारत में आई थी। क्योंकि भारत के लोग जिसको चुनना चाहते हैं वो आदमी चुनकर नहीं आता, बेईमान और चीटर लोग आते हैं, तो वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। और देश के साथ गद्दारी हो रही है। कब से हो रही है? जब से भारत में ईवीएम का आगमन हुआ है। भारत का संविधान मूल रूप से मर चुका है, सिर्फ खोखा बचा है, ऊपर का कवर बाकी है। संविधान के अंदर कुछ भी नहीं बचा। संविधान को छलनी कर दिया, उसके जर्रा जर्रा बना दिया, उसको कुछ भी नहीं बचा। इस समय क्या एक ईवीएम ही डिसाइड कर देती है कि संविधान किस दिशा में कुछ ईवीएम से होता है। 60% तक बेईमानी होती है ईवीएम के अंदर। यदि कोई आदमी चुनाव ईमानदारी से आता जीतता, 100 वोट मिलते हैं उसको, लेकिन जिसके हाथ में कंट्रोल ईवीएम का, वो 60% चोरी कर सकता है। तो 100 वाला भी 40 पर आएगा, 40 वाला तो जीतेगा नहीं, जिसको 60 मिलेंगे वो जीतेगा। ईवीएम के अंदर 60% तक बेईमानी होती है। अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान, हाँ, संविधान, ये भी तो संविधान के साथ ही है। संविधान ही तो लेकर आया इसको, और इसी से तो देश चल रहा है ईवीएम से, तो ये संविधान के साथ अटैच है। तो आप, ठीक है, इसी पर अब हम ओम प्रकाश जी आपके विचार जानना चाहेंगे। मैडम जी, जब से संविधान का रक्षक राष्ट्रपति होता है, संविधान का जो है वो राष्ट्रपति के उसमें होता है, और जब से डमी राष्ट्रपति आने शुरू हुए हैं हमारे देश में, वो संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। वो अपनी फॉर्मेलिटी, इनकम्पिटेंट आदमी को एहसान के लिए राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और उनसे एहसान के बदले संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। वो सब चुप बैठे हुए हैं। उनको ये, वो इसी बात में खुश हैं कि हम किसी भी मतलब के नहीं थे, देश में नकारा आदमी थे और हमको राष्ट्रपति बना दिया इन्होंने, तो वो उसके एहसान उतारने में ही चुप रहते हैं। और चाहे देश में रूलिंग पार्टी चाहे आग भी लगा दे। हमारे देश में जब से भी ये डमी राष्ट्रपति आना शुरू हुए हैं, तब से ही तभी ये ईवीएम भी भारत देश में आई है। भाई, अब इलेक्शन कमीशन नकारा हो गया है। ईडी, सीबीआई जो एजेंसियां थी, संविधान के रक्षक जो राष्ट्रपति हैं, वो सब डमी हो गए हैं। वो सब गुलाम हो गए हैं, या वो भ्रष्ट हो गए हैं, या उनको खरीद लिया गया, या वो निष्क्रिय हो गए हैं, लालची हो गए हैं, जिसकी वजह से संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। संविधान के जो रक्षक ही उसको नहीं संभालेंगे, तो रूलिंग पार्टी तो उसको संविधान का की हनन करेगी ही करेगी। राष्ट्रपति को चाहिए कि भाई वो संविधान का रक्षक है, वो संविधान को छेड़छाड़ करने में वो राष्ट्रपति देश की सरकार को क्या बर्खास्त भी कर सकता है, देश को गाइडलाइन भी दे सकता है कि भाई यहाँ नहीं रहिए, यहाँ तक रहिए आप। जब हर सारे देश की जनता ये चाहती है कि भाई ईवीएम मशीन से हम चुनाव नहीं चाहते, तो क्या कारण है कि देश के संविधान के रक्षक, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश का निर्वाचन आयोग और देश के राष्ट्रपति तीनों ही चुप है? मतलब उनको किसी की कोई चिंता नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है, और उनके नालायकी, निर्लज्जता को भी देख रहा है कि उनको किसी की चिंता ही नहीं है। और देश हमारा कहां से कहां पहुंच गया है। आज से 10 साल 12 साल पहले देश कहां था और आज कहां पहुंच गया है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल लेने की बात की थी, लेकिन 3 करोड़ रोजगार हर साल उन्होंने खत्म कर दिए, और उस पर कोई राष्ट्रपति बोल नहीं रहा। तो राष्ट्रपति को क्यों बैठाया गया है? राष्ट्रपति को केवल एहसान के लिए, इससे पहले राष्ट्रपति भी आए थे, रामनाथ कोविंद जी, वो एहसान मानते रहे। उनका 1% वोट नहीं है यूपी, दिल्ली, ईस्ट इंडिया के अंदर, और उनको बना दिया राष्ट्रपति। तो वो एहसान में दब रहे हैं। राष्ट्रपति पैर छूता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होता है। बताइए, कमाल की बात है। राष्ट्रपति जैसा पद को भी इन्होंने ऐसा गिरा दिया, संविधान को तहस नहस कर दिया इन्होंने। अब चाहिए अच्छा, कि कोई, पहली बात तो संविधान के रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट, और जी आपका इलेक्शन कमीशन, और ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और राष्ट्रपति, वे मजबूत आदमी बनाए जाए। और नहीं तो देश में जो जिस तरह अभी चल रहा है, ये गृह युद्ध की स्थिति है। यहाँ गैर बराबरी का हाल हो गया। मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है संविधान के रहते हुए। संविधान में अलाउ नहीं है, सबके लिए बराबर समता का संविधान है, लेकिन मुस्लिम की लोग लिंचिंग हो रही है, दलितों की लिंचिंग हो रही है। घोड़ी छोड़ बैठने पर उनको मार दिया जाता है, मंदिर में जाने पर उनको मार दिया जाता है, और कोई बोल नहीं रहा है। सरकार नहीं बोल रही है, लेकिन सरकार की खिंचाई करने वाला राष्ट्रपति वो भी चुप बैठा हुआ है। वो तो इंतजार में है
कि सरकार जिसको भी सारी सरकार इस पर काम कर रही है, सरकार को अगर वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट को बर्खास्त करना है चाहे तो राष्ट्रपति कर देगी फटाफट, लेकिन देश की जनता के दुख दर्द इनको नहीं ठीक दिख है। संविधान अपनी जगह बहुत मजबूत है, संविधान की इंप्लीमेंटिंग हाँ। एजेंसी भ्रष्ट हो गई है, करप्ट हो गई है। जी ठीक है। जी मैडम। हमने आपके विचार जाने। दोनों मेहमानों को लगता है कि संविधान से शिकायत है, तो हम अब आपसे ये जानना संविधान चाहेंगे से कि शिकायत नहीं है मैडम, संविधान से शिकायत नहीं है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से शिकायत है, राष्ट्रपति से शिकायत है। टीना राष्ट्रपति ये जो आज का जो प्रोग्राम रखा है, आज जिंदा क्या भारत का संविधान जिंदा है, तो इसमें हमने इसके लिए इसीलिए रखा है कि संविधान जो चल रहा है भारत संविधान से चल रहा है या कैसे चल रहा है। तो मेरा सवाल आप दोनों से है कि अभी जो वो तो अपने जो जिनके पीछे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो पूरी बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करते हैं। लेकिन क्या बहुजन जी। समाज की क्या गलती नहीं है? क्या बाबा साहब ने मतलब कितनी शिद्दत से कितना बलिदान दे करके बहुजन समाज को तीन कैटेगरी में इकट्ठा किया था, एसटी एससी ओबीसी के उसमें। तो क्या बहुजन समाज ने बाबा साहब के साथ धोखा नहीं किया? 35 लाख संगठन भारत में चल रहे हैं ओबीसी इसके नाम के, अम्बेडकर के नाम के, तो क्या ये धोखा नहीं है कि आज बहुजन समाज की जो दुर्दशा है वो बहुजन लीडरों के कारण नहीं हुई? क्या इसके पीछे क्या कारण है? आप बता दो ना। सिद्धार्थ जी बताइए। किससे पूछा? मैं बोलूं? आप बिल्कुल बोला प्लीज। ये नेताओं की संवेदनशीलता में हीनता है। वो संवेदनशील नहीं, समाज के प्रति जागरूक नहीं है। संवेदनशील यदि होते और बाबा साहब को सही से पढ़ा होता ठीक से, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी जो नेता हैं वो विद्वान नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनके तलवे चाटते हैं जो हमारे दुश्मन है। इसलिए देश की दशा और दिशा बिगड़ी हुई है, यही सबसे बड़ा कारण है। यदि ये सुधार, और ये किस वजह से ये गलती क्यों हो रही? यदि ईवीएम नहीं होती तो बिल्कुल सब ठीक न्याय मिलता, पहले भी न्याय मिल रहा था, लेकिन जब से ईवीएम आई न्याय बंद हो चुका। और ये देश, मैं तो कहता हूं भाई, ये भगवान के भरोसे चल रहा, इस संविधान के भरोसे पर तो है नहीं। 28 मई 1923 को, ठीक है, सिंगोल की स्थापना हो चुकी। सिंगोल ऐसी व्यवस्था है जो गैर प्रजातांत्रिक है। सिंगोल ऐसा हथियार है, सिंगोल ऐसा कानून है जो अब से 1500 साल पहले चोल वंश के राजाओं ने शुरू किया था। उसमें क्या होता, ब्राह्मण जो शोषक चाहेगा वो होगा, और जो शोषित है वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता, अपना कुछ भी अपना दुखड़ा नहीं रो सकता। तो सबसे पहले सिंगोल हटना चाहिए, इसका भी विरोध है हमारा। और सिंगोल देश के लिए बहुत ही खतरा है। और सिंगोल 28 मई 2023 से लागू हो चुका, पिछले साल से। और ये कारण है, उसके पीछे ईवीएम है। यदि ईवीएम नहीं होती तो इतना ये प्रचंड के साथ जो बहुमत लेकर आते हैं वो नहीं लेकर आते, फिर पब्लिक का दबाव रहता, और फिर पब्लिक के लोग जीत कर जाते तो पब्लिक की बात करते। तो पब्लिक की बात करेगा कौन? वो तो ईवीएम से जीत रहे। पब्लिक के वोट का महत्व जीरो आज की तारीख में, कुछ भी नहीं पब्लिक के वोट का महत्व। अगली लाइन। मुझे ऐसा लगता है कहने गए को टीना, पहली तो बात तो टीना को धन्यवाद आपका, स्पेशल आपको बधाई, बहुत बहुत आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जिंदा से क्या भारत का संविधान जिंदा है, इसके लिए आपको शुक्रिया। मेरा ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का जो एक तो लीडर है, नेता अलग अलग होते हैं, लीडर होते हैं जो संगठन को लीड करते हैं, और जो नेता है वो तो ये बकरी बने हुए सबके सब चारा बने हुए चारा। तो नेताओं में लीडरों में बहुत फर्क होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नेताओं को लीडरों को एक साथ मत लेकर चले। लीडर अलग है, नेता अलग। लीडरों के कारण भारत बहुजन समाज की हालात खराब है, लीडरों के कारण, मेरा अपना मानना है। तो इसमें अरे ये जो है ना दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना छोड़ रहे हैं। हमने क्या किया उसको देखे, आपने क्या किया, दूसरों ने सिंगोल भी साबित कर दिया, वहां पर सारा काम कर दिया, उसमें अदालत भी नए सिरे से बनाया। आप लोगों ने क्या किया? अपने अंदर झांक कर देखो हमने क्या किया। तो मैं चाहता हूं कि इसको जो है ना, इस सिस्टम को, अब एक तो वो राज जबरदस्ती करना चाहते हैं। आप एक चीज के पीछे लड़ रहे हैं, तो राज के साथ में राज लड़ने के क्यों लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं? राज लो ना, अपने बहुजन समाज की जो 85% जनसंख्या बताते हैं, तो राज को, ब्राह्मणों को आरक्षण 5% पड़ना, उनका 5% देकर उनको अलग करें, अपने राज के ऊपर लड़े ना, तो वो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बोले
जी मैं बोलूं। समाप्त हुआ। जी बोलिए। जी जी बोलूं, मैं बोलूं मैडम। हाँ हाँ बोलिए आप। मैडम जी, हम जो इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा बहुजन है, 125 करोड़ बहुजन है आज की डेट में, और हमसे ही गलती हुई है, सारी गलती हमारी ही है। नेता जो दलाल लोग नेता है वो कहाँ से आए? वो हमने ही उनको नेता चुना, हमने उनको लीडर बनाया अपना, और हमसे चूक हो गई कि भाई हमने गलत लोग जो है बड़े शराफत का चोला पहन के आ गए और हमने उनको अपना लीडर चुन लिया। लेकिन जब हमें उनके बारे में पता लग गया, वो एक्सपोज हो गए, तब भी हमारे लोग इतने भोले भाले हैं कि उनको छोड़ने को तैयार नहीं। उनके रास्ते पे अभी भी उनके ये बड़े बड़े लीडर जो हैं, ये दलाली करके छोटे छोटे 1,000, 500, 4,000 लोगों को अपना चमचा बनाए रखते हैं, उनको उसमें से खिलाते हैं। जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जब से आज से 40 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले बनी और 2-4 साल बाद ही एक्सपोज हो गई थी ये, जब इन्होंने इसमें ब्राह्मणों को भरना शुरू कर दिया और बहुजनों को निकालना शुरू कर दिया। हमने तभी से हम आवाज उठा रहे हैं कि ये पार्टी भाई गलत पार्टी है, ये हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगी। लेकिन आज भी लोग, मायावती जी हर साल हर बार उनको बीजेपी को जिता रही है, खुल्लम खुल्ला जिता रही है, उनसे पैसा ले रही है, उनसे धन ले रही है, अकूत संपत्ति बना ली है। देश के 85% बहुजनों के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना अकेली मायावती के पास पैसा है। जब हम मायावती को एक्सपोज करते हैं तो उनके जो कमाई में से, दलाली की कमाई में खाने वाले जो लोग हैं, हर महीने बीएसपी के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसकी कोई रसीद नहीं जाती। वो नेता, छोटे नेता जो है वो तो खाने की छूट है, और बड़ा चंदा जो आता है, बड़ी कमाई होती है, वो मायावती को खाने की छूट है। इनका बंदर बांट चल रहा है, और आम जनता कुछ बोलती भी है तो इसको गाली देने लगते हैं, उसकी पुलिस की धमकी देने लगते हैं, और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारी जनता, हम समझा रहे हैं, मैं 20 साल से करीब समझा रहा हूँ, और आज मायावती मराना स्थिति में हो गई है, इसलिए कि हमने लगातार लोगों को जगाया है कि भाई ऐसे नेता कैसे, हमारे नेता कैसे हो सकते हैं जो हमारे ही उनको बेच रहे हैं, हमारी सुविधाओं को बेच रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारी आवाज नहीं उठाते। जब सेंगोल स्थापित हुआ था तब 10 एमपी थे बीएसपी के, 5 एमपी थे समाजवादी पार्टी के। कम से कम इनको तो बोलना चाहिए था। हम जो देश की जनता यहाँ बैठे हैं, हम थोड़ा ही बोलेंगे पार्लियामेंट में जाके, हमारी आवाज मानी जाती है। लेकिन जिनको हमने चुन के भेजा वो उनको पैसा खा करके चुप बैठ गए। अभी एक नेता गया चुन करके, आजाद समाज पार्टी का इकलौता एमपी, वो जाके क्या बोलता है, हमने उसको चुना, वो हमारा संरक्षण करेगा, हमने चुना के वो हमारी रक्षा करेगा। और वो वहां जाके लोकसभा के अध्यक्ष से कह रहा है कि सर सुन लीजिए एक मिनट मेरी मैडम, वो लोकसभा अध्यक्ष से मांग रहा है कि आप मेरा संरक्षण कीजिए। अरे भाई तू मर्डर करके आया है, बलात्कार करके आया, तेरा संरक्षण करेंगे तो हमारा क्या होगा? जब तू कुछ संरक्षण मांग रहा बीजेपी के नेता से, तो हमारी लड़ाई कहां करेगा जाकर तू? अब गलती हो गई कि ऐसे ऐसे नेता, या ये एबीवीपी का स्टूडेंट रहा और छुपा छुपू के जनता के बीच में आके अब चुन भी गया है, अब ये जल्दी से हटेगा नहीं। तो हमसे गलती हमारे लोगों की है। ये सही सही कह रहे हैं मेघराज जी, नेताओं की गलती नहीं, तो नेताओं को हम चुनते हैं और बाद में वो हमें ढूंढते हैं, तो ये गलती हमारी है। मैं चाहता हूं कि भाई नेताओं को, आप जब कोई गलत काम करता है, एक ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा होता है, तो हम नौकरी से हटा देते हैं उसको कि भाई जाइए, अगले महीने नहीं आएंगे आप। लेकिन यहाँ पूरे देश को बर्बाद कर रही है मायावती, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं हमारे बहुजन नेता अखिलेश यादव, कभी बहुजन की बात नहीं करते और हम उनके पीछे लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आया भाई 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों में से क्या ये 2-3 आदमी ही नेता बनने लायक हैं? हम क्यों नहीं है? लेकिन क्या हमारे पास भ्रष्टाचारी वाला पैसा नहीं है, हमारे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, और पैसे के बिना मैडम जी ये पार्टियां जन कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, और जब ये पार्टी के सीनियर लीडर अपनी पार्टी में छोटे लीडरों को इंसल्ट करते हैं तो 2-2 लाख रुपए सफारी सूट, अटैचियां, जूते तक लेते हैं, उनसे शोषण करते हैं छोटे लीडरों का। तो वो छोटे लीडर पार्टी में पैसा देकर के शामिल होते हैं, तो सेवा कहां से करेंगे? वो तो अपने पैसे को वहां से वसूल करेंगे पहले, और यही धंधा चल रहा है। आज की डेट में राजनीतिक पार्टी से बड़ा कोई बिजनेस धंधा नहीं है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता की गड़बड़ है सारी। आप सही कह रहे हैं, नहीं नेता तो क्या 1 मिनट में 10 नेता है। अब मायावती जीरो हुई है, 20 साल की मेहनत से हुई है, मैं 20 साल से लगा हूं उस अपना काम छोड़ करके, तो हमें सुधरना पड़ेगा।
आपके विचार आपने इस विषय पे रखे। अपन पार्टी पॉलिटिक्स की बात अभी कुछ देर बाद करेंगे या अगले एपिसोड्स में करेंगे। इस जो प्रथम एपिसोड है, इसमें हम संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो संविधान की पूरी जानकारी जितना हम उसको समझ पाए, तो हमारा उद्देश्य इसमें ये है। आने वाले और भी इसके भाग आएंगे, तब हम संविधान के और जितने भी भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उनको समझेंगे और साथ में जो भारत की जो राजनीति है उससे उसको जोड़ करके देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस संदर्भ में ये रहेगा कि जैसा आपको लगता है कि भारत में जो संविधान की जो मूलभूत संरचनाएं है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत दिख रहा है, जैसा कि आप बहुत सारी बता रहे हैं अपनी शिकायतें, है ना? तो भारत के संविधान की या भारत के लोकतंत्र की? क्योंकि भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो पुस्तक, वो हमारा संविधान है। जी जी जी, भारत का संविधान मैडम इंटैक्ट है, वो उसमें कुछ नहीं गड़बड़ है। उसके सेक्शन को गलत इंप्लीमेंट करते हैं, गलत उनकी वो मैं आपकी बात समझ देते गई। हैं। आप बोल रहे हैं कि संविधान सही है, उसमें जो लिखा है वो सही है, लेकिन उसका जो पालन करवाया जाता है या उसका जिस तरीके से प्रयोग होता है, वो आपकी नजर में आप बोल रहे हैं वो गलत है। वो समझ गए, लेकिन वो पालन नहीं हमारा कर रहे। जी, तो अभी हमारा ये जानना है कि संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं होती है, सारे संविधान की नहीं, हमारे भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं जो उसकी, आपने बताया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो उस संविधान को बनाने में फिर उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो उसकी मूलभूत संरचना जो कि भारत के संदर्भ में उसको लागू करने के लिए अनुकूल बनाती है, वो विशेषताएं हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप वो बिंदु गिनाइए जिसमें हम समझ सके कि भारत के संविधान की ये विशेषताएं हैं और ये जरूरी है ताकि भारत का लोकतंत्र बचा रहे। तो भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में ओम प्रकाश जी आप अपने विचार रखिए। जी मैडम जी, 3000 साल का हमारा इतिहास हमें ज्ञात है। उससे पहले इतिहास लिखा नहीं जाता था। वो तब से देखा गया है कि जो 90% आबादी है उसको गुलाम बनाकर रखा गया था। उनके कोई अधिकार नहीं थे, धन संपत्ति का अधिकार नहीं था, रोजगार का अधिकार, जीने का अधिकार भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे करते करते ये हिंदू राज्य जो है, ब्राह्मण का राज, धीरे धीरे पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज हमारी आजादी देकर चले गए। तो जब ये बात आई 1947 में, अब देश पर कैसा शासन, देश का नियम कानून क्या रहेगा, तो ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणवादी लोगों ने कहा था कि हमारे पास तो मनुस्मृति है, हमारे पास संविधान बना है, 2500 साल से इस संविधान से देश चलता रहा है, तो हम तो ये लागू करेंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। बाबा साहब ने अंग्रेजों को समझा लिया था कि गैर बराबरी का संविधान है, हम 3000 साल पीछे चले जाएंगे वापसी, आप आजाद करके जा रहे हैं लेकिन हम आजादी नहीं मिलने वाली, देश के बहुजनों को आजादी मिलने वाली नहीं है। तो अंग्रेजों ने कंडीशन लगाई कि एक संविधान लिखिए और हमें दिखाइए, और जब हम देखने के सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हम देश को आजाद करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को टाइम दिया गया, देश को टाइम दिया गया। तब संविधान लिखने वाला आदमी भारत देश में कोई नहीं था, क्योंकि जो भी थे बनिया ब्राह्मण राजपूत थे, और वो अगर लिखते तो पक्षपातपूर्ण संविधान लिखते। तब अंग्रेजों ने सुझाया कि आपके देश में, ये अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, दुनिया भर में गए घूमने, तो मैं इनको सुझाया आपके देश में पूरे विश्व का इतना बड़ा विद्वान रहता है डॉक्टर अम्बेडकर, आप संविधान लिखने की जिम्मेदारी उनको दीजिए, वो इस देश का संविधान बना सकते हैं। तो बाबा साहब ने वो 3000 साल का इतिहास पढ़ा था, सबकी अत्याचारों की कहानियां पढ़ी थी, शोषण की कहानियां, इतिहास पढ़ा था, वो मान के जब उन्होंने सोचा था कि अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो कर दिया, नहीं तो मेरे बाद में इसको कोई ठीक करने वाला आएगा नहीं। तो उन्होंने संविधान में समता का, सबसे पहले समता का नियम डाला, ये सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके बराबर अधिकार है, जीने का अधिकार सबको इतना ही है। सबको रोजगार चाहिए, पहले बहुजनों को रोजगार नहीं मिलता था, बहुजनों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ये सारे संविधान में डाले बाबा साहब ने। शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो इक्वल शिक्षा का अधिकार डाला। ये सारे अधिकार डाल के भारत के संविधान को इस लायक बनाया कि यहाँ शेर और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने के लिए संविधान बनाया गया है। अगर संविधान लागू कर दे तो शेर बकरी को नहीं खा सकता इस देश के अंदर। शेर मतलब ब्राह्मण और बकरी माने बहुजन। आज भी ब्राह्मण इस देश में संविधान के होते हुए भी बकरी को खा रहा है। तो ये कौन जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं पार्लियामेंट में जाकर के, वो बिके हुए लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और हमारे लोग जो वहां बैठे हुए हैं 133 MP,
तो वो किसी न किसी कारण से उनके गुलाम है, या उनको फंसा कर रख लेते हैं, उनके खिलाफ केस बनवा देते हैं, उनसे गलत काम करवा देते हैं और जिंदगी भर उनसे गुलामी कराते थे कि जो कोई चुप नहीं रहेगा वो जेल में जाएगा। और वो अपने समाज को लुटता पिटता देखते रहते हैं और वहां जाके अपना, उनको बस कहा गया कि तुम जिंदगी भर एमपी रहोगे, तो हम जिता के लाते रहेंगे, मिनिस्टर बनाते रहेंगे, लेकिन तुम बोलोगे नहीं। इसलिए वहां कोई बोल नहीं रहा। इसलिए बीएसपी के 10 एमपी ने सेंगोल के टाइम पर जरा सा विरोध भी नहीं किया पार्लियामेंट में कि ये क्या है भाई, ये पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है, भाई क्या कर रहे थे आप। फिर मायावती या जो आदमी को कैसे वोट मांग रहा है जनता में जाकर के, हम उसको क्यों वोट दे दें। हमारा संविधान में सारी चीज की प्रोविजन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमारे लोग बाद में भ्रष्ट हो गए, हमने गलत नेताओं को चुन लिया, या आरएसएस ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे नेताओं को अपने यहाँ ट्रेंड करके हमारा आदमी बना करके हमारे बीच में भेज दिया गया और ये प्रचारित किया गया कि बहुजन का नेता है, जबकि वो बहुजन का नेता नहीं होता है, वो आरएसएस से प्रशिक्षित आदमी होता है, आरएसएस का कैडर होता है। आज तक जितने भी नेता आए ये सब आरएसएस के कैडर के लोग आए। जयप्रकाश नारायण के चेला आए, जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण आरएसएस का प्रमुख स्तंभ था। ये सारे लालू, नीतीश, मुलायम सिंह यादव, काशीराम, ये सब आरएसएस के आदमी आए थे। इन्होंने इसका संविधान का सत्यानाश करा दिया और बहुजन को बर्बाद कर दिया। हमारे 75 साल में जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, आज हम बराबर होते। आज से 40 साल पहले मुझे सरकारी नौकरी मिली थी, तो आज मेरा परिवार में संपन्न हो गया और मुझे किसी से डर नहीं है, मेरा कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर आज से 30 साल पहले जब से काशीराम जी आए थे बहुजन समाज पार्टी लेकर के, वास्तव में इसका नाम ब्राह्मण समाज पार्टी था, लेकिन उल्लू बनाने के लिए हमको इसका नाम आरएसएस ने रखा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जब से आई मैडम जी, रिजर्वेशन के खिलाफ, एक मिनट सुन लीजिए, रिजर्वेशन के खिलाफ जितने भी केस हैं बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से ही है। हमारे रोजगार में कटौती का जो केस आया वो बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद ही आया, क्योंकि काशीराम ने सारे बहुजन का नेता अपने आप को स्थापित कर लिया जबरदस्ती और मनोवादियों को कहा कि अब इनके अधिकारों पर आप कुठाराघात करो, और इनकी तरफ से मुझे लड़ना था, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, आप निसंकोच इनको करिए। और हमारे देखते ही देखते, मैं 50 साल से मैं सोशल वर्कर हूँ और अम्बेडकराइट विचारधारा का आदमी 50 साल पहले, 52 साल पहले से, तो मैं देख रहा हूँ, जागरूक हूँ। काशीराम नहीं आते तो हमारे अधिकार कहीं जाते नहीं थे। पहले बाबू जगजीवन राम थे, एक नेता की वजह से पूरे बहुजनों को नौकरी मिलती थी, कोई इनको छेड़ता नहीं था, आरक्षण पूरी तरह लागू हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि शिक्षा की कमी थी, इसलिए जब उस टाइम पूरा आरक्षण लागू नहीं हो पाया। ये संविधान बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे दे दो संविधान की रखवाली तो मैं इस देश को ऐसा चला के दिखाऊंगा कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आज सारी संपत्ति 4 ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के पास सारी संपत्ति है, अरे वो तो हमारी भी है, हमारा कोई बंटवारा कौन करेगा, हमारा कोई है नहीं वहां पार्लियामेंट में। आपके विचार सुने। सवाल ये था कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि समता का अधिकार, जीने का अधिकार, ये 2 बिंदु हमको आपके बातों से निकल के आए। अब हम इसी संविधान, अपने संविधान की विशेषताओं पे, क्योंकि हम जब एक बार भारत के संविधान की विशेषताएं जान लेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो आज के समय में लागू नहीं हो पा रही है, उस कारण से देश में दिक्कतें आ रही है। तो पहले हमें संविधान की विशेषताओं को जानना जरूरी है, उसके मूलभूत ढांचे को जानना जरूरी है। शायद आपको पता होगा कि केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में, जिसमें मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उस मूलभूत ढांचे में उन्होंने कहा था कि जब भी मौका मिलेगा तब सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि भारत के संविधान का मूल ढांचा क्या है। लेकिन हम जो है, हमारे जो आंदोलन हुए थे आजादी के लिए, उस बीच ही सर्वसम्मति बन चुकी थी कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे देश में लागू होनी चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये हमारे आंदोलनों के द्वारा ही हो गया था, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये भी तभी लागू हो गया था। तो ये हमारे संविधान में चीजें शामिल की गई थी, है ना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, तो हम उनको एक बार समझ लेंगे, तब जाकर के हम फिर आज के समय से उनको तुलना करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि दिक्कत आखिर आ कहाँ रही है। तो सिद्धार्थ जी, आपसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और अपने विचारों को एकदम स्पष्ट रखिए और उसी प्रश्न के संदर्भ में रखिए जो प्रश्न आपसे किया गया है। जैसे कि हमने संविधान की विशेषताएं जानना है, तो आप उसको बताइए। देखिए मैडम, विशेषताएं तो बता चुके हैं, और जो विशेषता तो अब कुछ रही नहीं देश के अंदर। जो संविधान के अंदर विशेषताएं हैं, प्रैक्टिकल में अगर देखें,
अगर हम प्रयोग करके देखें, वास्तविकता में देखें, तो कोई भी विशेषता आज की तारीख में संविधान में नहीं है। हाँ, भारत का संविधान के यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, जब से 10 साल से कोई काम संविधान के थ्रू नहीं हो रहा। सिंगोल लागू है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, सिंगोल लागू है। सिंगोल में क्या होता है, एक शोषक होता है, एक शासक होता है। मतलब पूरा देश शोषक है और कुछ लोग शासक हैं। जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण है। और सिंगोल का मतलब यही होता है कि जो कुछ होता है, जो तय करता है, उसी की जीत होती है, उसी का जो वो कह दिया वही कानून है। तो वो किसी अच्छे बुरे को नहीं देखता, अन्याय को नहीं देखता, किसी चीज के तथ्य को परखता नहीं है, जो उसके दिल में आता है वो करता है। सिंगोल वही है जो चोल वंश के समय भी यही होता था। एक चोल राजा को ब्राह्मण ने मार दिया था, बाद में मुकदमा चला, तो जिस ब्राह्मण ने उसको मारा था राजा को, तो उसको किसी प्रकार की सजा नहीं हुई थी। यही इसका कारण है, इस व्यवस्था को जो लेकर आए आरएसएस वाले बीजेपी के थ्रू द्वारा, कि सिंगोल लागू हो गया तो मनुस्मृति ना कहकर सिंगोल लागू हो चुका। सिंगोल का मतलब भी मनुस्मृति होता है और इसमें बराबरी नहीं रह सकती। 10 साल से कोई बराबरी नहीं। यहाँ बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग हो रही है, सिख मारे जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट मारे जा रहे हैं, और शेड्यूल ट्राइब भी मारे जा रहे हैं, और ईसाई भी मारे जा रहे हैं इस देश में, लिंगायत भी मारे जा रहे हैं, और यहूद और भी जो लोग रहते हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं होती। बुलडोजर उन्हीं के जो मारे जाते हैं, उन्हीं के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और बुलडोजर चला के उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है देश में। सिंगोल लागू हो चुका देश में। संविधान का कोई सरोकार भारत में आज की तारीख में नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, बड़े विचारों की जरूरत है, जिससे कि लोगों में फैलाया जाए और पब्लिक जागरूक हो तो इसका फैसला पब्लिक तय कर ले। जी आगे। संविधान की विशेषताएं मैं बताती हूँ। जैसे अपने जो देश लोकतंत्र है उसमें जो संविधान है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब जाकर, क्योंकि संविधान की रक्षक एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय है, और जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है उनकी समीक्षा की जाती है, और अगर वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर सकती है। तो अब हम सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कितना स्वतंत्र है या नहीं। देखिए मैडम, आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं है, चपरासी बना हुआ, पिछलग्गू बना हुआ, जो सरकार चाहती वो होता। और न्यायालय अपने संज्ञान में किसी भी बात को नहीं लेता है, और वो टाल मटोल का रवैया अपना रहा है। और इसमें आज की तारीख में भारत में कोई न्याय नाम की चीज नहीं बची, और सुप्रीम कोर्ट में वही होता जो ये लोग चाहते हैं, जो शोषक वर्ग चाहता वही सुप्रीम कोर्ट में, और वही लोग सुप्रीम कोर्ट के जज भी वही लोग है। तो न्याय किससे मिलेगा? यदि भेड़ी के पास जाएगी और भेड़िए से बोले मुझे न्याय दे, मेरे बच्चे को क्यों खाया, इसका न्याय दे, तो भेड़िया न्याय करने लगा क्या? तो वो लोग बहुजन को भोजन समझते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला। फिर हम जी अगले मुद्दे पर हम ये जानना चाहेंगे फिर आपसे कि संविधान जो लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिससे भी आपके विचार हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है या आप क्या चाहते हैं संविधान से? संविधान में क्या होना चाहिए और उसको किस तरीके से लागू किया जाए? क्योंकि हमारी जो शिकायतें होती है, जो समस्याएं होती है, तो उसका कोई समाधान भी हम सोच सकते हैं। तो आपने बहुत सारी समस्याएं बताई, तो आप अपनी समस्याओं के साथ अपने समाधान के संदर्भ में अपने विचार रखिए। सिद्धार्थ जी, आप रखिए पहले। मैं रखता हूँ। जब तक ईवीएम है, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी कोई सुविधा या किसी तरह का न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार से भी कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और जो एजेंसियां ईडी हो गई, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, या दूसरी और एजेंसियां, उनसे भी हमें कोई सुविधा मिलने की कोई या न्याय मिलने की कोई आशा या उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और चुनाव आयोग तो बहुत बड़ा बेईमान है इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई आयोग है तो वो चुनाव आयोग है, और वो हमारे भारत में। सारी दुनिया के भ्रष्ट आदमी भारत में बैठे हैं, और ये सब 10-15 सालों के अंदर हुआ। मैं इसमें आपसे आपके सकारात्मक विचार लेना चाहती हूँ। जैसे भी आपने अभी जो समस्याएं बताई, उसमें आप क्या सकारात्मक सोचते हैं? जो चीजें आपको लगती है कि ये समस्याएं हैं, तो आप उसके संदर्भ में क्या सोचते हैं कि उसको अपन कैसे हटा सकते हैं, और कौन सी चीजों को लागू करें जो संविधान को भी अच्छे से चलाए और देश में समानता और न्याय की स्थापना हो?
हम आपके पास फिर से आएंगे सिद्धार्थ जी इसी प्रश्न को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, इस पर बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। तो पहले हम ओम प्रकाश जी आपसे इस पर अपने विचार लेते हैं। जी जी मैडम जी, भारत के संविधान में 4 श्रेणी में बांटा गया पूरे भारतवर्ष को, कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, और सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करेगा, सबको स्वतंत्र रह करके काम करना है, सबको अधिकार दिए हुए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो आपकी वो विधायिका है, वो सबके ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जब चाहे फंसा देते हैं और अयोध्या का डिसीजन करा लेते हैं, झूठा इल्जाम लगा कर जज के चीफ जस्टिस के ऊपर अपना डिसीजन करा लिया, और बाद में वो चीफ जस्टिस भी देखिए एमपी है उनका, उसको जाने क्या क्या बना देंगे। तो अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है विधायिका और प्रेस अपने अपने दायरे में इंडिपेंडेंट भी कर दिए जाएं, तो भी इस देश की 90% समस्या हल हो जाएगी। मैडम, मैं कार्यपालिका में रहा हूँ, ऑफिसर रहा हूँ, और मैं इस तरह का ऑफिसर रहा हूँ कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट के ऑफिसर होते थे, अंबानी अडानी भी आए लाइन में, लेकिन मैंने अपनी पोस्ट पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं किसी से डरा नहीं, तो मैं रूल जानता था, दबंग प्रवृत्ति का था, और कानून का पालन, मैंने शपथ ली थी कि मैं कानून को, भारत के संविधान के हिसाब से नौकरी करूंगा। मुझ पर इतने दबाव आए, लेकिन मैं डिगा नहीं। अगर मेरी तरह से न्यायपालिका भी नहीं डिगे, कार्यपालिका भी नहीं डिगे, अब ये क्या कर लेगा? विधायिका क्या कर लेगी मेरा? उसके पास कोई पावर नहीं मुझे परेशान करने की, जब तक मैं भ्रष्ट ना हूं। तो इनको पहले भ्रष्ट बनाते हैं और उनको दबाव में दे लेते हैं। सारा मीडिया भ्रष्ट गया है। देखिए, जो मीडिया के लोग हैं, उनसे ज्यादा सैलरी हमारी थी। आज उनके पास 2-2 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? हमारे पास तो नहीं है वो प्रॉपर्टी। हम इतना काम कर रहे थे, तो वो सब बिक गई है, और बीजेपी ने तो पूरा खरीद लिया। सारे मीडिया हाउस आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने विचार रख सकते हैं सिद्धार्थ जी, अगर इस मुद्दे पर अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो। जैसे सवाल क्या? ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि अगर लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, और उन्होंने जो भी बताया, अगर ये भ्रष्ट नहीं होंगे खुद, तब जो संविधान के अनुसार जो देश चल रहा है वो अच्छे से चल पाएगा। तो अब उन्होंने ये मुद्दा बता दिया, अगर आप इस पर अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते देखिए, हैं। मैं ओम प्रकाश जी की सभी बातों का समर्थन करता हूँ। जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बातें की, और मैं उनकी सभी बातों का समर्थन करता हूँ। और मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना, अगर ईमानदारी और हाँ सर, बोलिए। मैं तो यही चाहता हूँ, ईवीएम हटे बगैर यहाँ ईमानदार लोग नहीं आ सकते, भ्रष्ट लोग रहेंगे। जब तक ईवीएम भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे जितना जोर लगा लो। तो सभी समस्याओं की जो सिद्धार्थ जी, जैसे आप जब से बोल रहे हैं कि ईवीएम ही देश के लिए खतरा है, जैसे, तो आपके लिए समस्या हो गई ईवीएम, तो आप उसके संदर्भ में क्या समाधान प्रस्तुत करेंगे? अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो फिर क्या होना चाहिए? समाधान देश का यही है कि पहले ईवीएम खत्म हो। ये जो जीते हैं ना, कोई भी ईमानदारी से नहीं जीत पाया ना। मैं तो यही मानूंगा, कोई जीता भी नहीं, कोई हारा। ये जो विपक्ष जीता, ये भी बेईमानी से ही जीता। जो भारत का जो विपक्ष है, वो भी बेईमानी से जीता है, और जो शासक वर्ग है वो भी बेईमानी से। कोई भी ईमानदारी का काम नहीं हुआ। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे आप बोल रहे हैं ईवीएम हटना चाहिए, तो ईवीएम के अगर ईवीएम हट जाएगा तो फिर चुनाव कैसे होने चाहिए? वो चुनाव होने की प्रक्रिया कैसे रहेगी फिर? बैलेट जैसे पहले होता था। अच्छा, आप उस प्रथा का समर्थन करते हैं जो पहले ईवीएम से पहले होती? बैलेट, हाँ, तो आपके अमेरिका में भी बैलेट ही होता, और जितने भी विकसित देश है सभी में बैलेट पेपर से होता। तो भारत तो अभी विकसित भी नहीं हुआ, विकासशील है, तो इसमें मशीन क्यों? जिन लोगों ने मशीन को बनाया वो अपने क्यों नहीं कराते बैलेट से, उस मशीन से? वो बैलेट से कराते हैं।
जापान ने इजाद किया इस मशीन को, वो अपने यहाँ बैलेट से कराता और इधर मशीन से। अच्छा, आप बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं, यही जानना जी। चाहते थे आपसे? यही ओके, ओम प्रकाश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप रख सकते हैं अपने विचार। मैडम मैं कह रहा था अगर चारों ब्रांच इंडिपेंडेंट हो जाए, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके चरित्र पे बात आती है। कोई आदमी डरता नहीं है किसी से, वो डरता है अपने काले कारनामे से। उसने कोई ऐसा गलत काम किया होता है जिससे वो डरता है कि ये मेरे को इसमें जाएंगे, मुझे को अरेस्ट करा देंगे, पकड़वा देंगे या न्यायपालिका से सजा दिला देंगे। पहले हमारे देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए चरित्रवान बनना पड़ेगा। और अगर कोई आपको पावर में मिलती है कल को, तो उसका मिसयूज करके आप दौलत इकट्ठी नहीं करें, नहीं तो इसी दौलत के दम पे आपको कल को ब्लैकमेल किया जाएगा और आपके समाज को आपके हाथ से ही मरवा दिया जाएगा। जैसे इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण काशीराम और मायावती है। आज मायावती हर जगह मिलकर के अभी हरियाणा में समझौता किया है। भाई आप जो है मायावती जी बीजेपी को ही क्यों चाहती हैं? क्योंकि बीजेपी ने उनको उनके केस पकड़ रखे हैं। बीजेपी ने काशीराम के मर्डर के केस पकड़ रखे हैं। वो काशीराम के और मर्डर करने वाली मायावती को जब 24 घंटे के अंदर 25 आदमी मायावती के घर से जेल जाने हैं, उनको बचाने के लिए अब हमारा मायावती समय हो पूरे चला है। बहुजन समाज को 150 करोड़ लोगों को बेच रही है। ठीक है, जी मैडम, जो धन्यवाद आपका। जो हमारा सवाल था कि जी संविधान की जी विशेषताएं, तो हमने अपने दोनों मेहमानों से उसमें विचार लिए हैं। ओम प्रकाश जी का कहना है कि लोगों को, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो अपने है, उसको भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। लोग ईमानदार रहेंगे तो जो प्रक्रिया है, जो संचालन है, वो ठीक तरीके से होगा। और सिद्धार्थ जी ने कहा कि ईवीएम मशीन हटाया जाना चाहिए और बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमने अपने मेहमानों का विचार लिया। अपने आज के एपिसोड में हमने संविधान को देखा, संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, और भारत के संविधान को और अच्छा बनाने के लिए हमने अपने मेहमानों के विचार भी लिए। तो सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मेघराज सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और अगले एपिसोड में हम संविधान के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल पृष्ठभूमि देखी है, तो अगले एपिसोड में जुड़ करके हम संविधान के भाग, उसके अनुच्छेदों, इन पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से देश को संचालित करते हैं। तो आज के इसमें इतना ही। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।